तो चलिए फर्स्ट हम लोग शुरू करते हैं विच इज़ फिनाइल एलेनिन। और फिनाइल एलेनिन की साइड चेन अगर हम देखें तो CH2 के साथ हमें एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है और ये है हमारा फिनाइल एलेनिन का कंप्लीट स्ट्रक्चर। तो ज़रूर आप लोग को इसको प्रैक्टिस भी करना है। ओके, सो इट हैज़ बेंजाइल ग्रुप एंड विच इज़ हाइड्रोफोबिक इन नेचर। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसके साइड चेन में कुछ ऐसा ग्रुप अटैच नहीं है जो कि डायरेक्टली वाटर से फ्रूटफुली इंटरैक्ट कर पाए, तो हम इसको हाइड्रोफोबिक की कैटेगरी में डालते हैं। पहले भी बहुत ज़्यादा हम इस पर बात कर चुके हैं, इसलिए एक तरह का नॉन पोलर अमाइनो एसिड की कैटेगरी में हम इसको डाल सकते हैं। In majority cases, cystic fibrosis result from deletion of phenylalanine at position 508. तो ये जो टॉपिक है ये पूरा सेल बायोलॉजी से रिलेट करता है, विच विल बी डिस्कस्ड इन सेल बायोलॉजी, बट आई होप कि आपको पता होगा कि जो सिस्टिक फिब्रोसिस है उसका जो मेजर कॉज होता है वो क्या होता है। वो जो आपकी CFTR जीन जो होती है वो क्या हो जाती है, वो इफेक्ट म्यूटेट हो जाती है, जो कि रिसेप्टर पे प्रेजेंट होती है और जिसकी वजह से क्या होता है, चैनल्स पे इफेक्ट पड़ता है, राइट, एंड इट लीड्स टू अ डिजीज। तो ये ऑब्वियस सी बात है, उसका वहाँ पे डिटेल डिस्कशन होगा। फिनाइल एलेनिन जो है वो एक रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन प्रोसेस के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है, टायरोसिन, एल टायरोसिन, विच इज़ अ काइंड ऑफ स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड, जो हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक भी होगा। तो यहाँ पे थोड़ा हम लोग मैकेनिज्म को देखेंगे विच इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हमें क्लियरली डायग्राम में क्या दिख रहा है कि फिनाइल एलेनिन है, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम विच इज़ मेनली प्रेजेंट इन लीवर, विच इज़ अ हेपेटिक एंजाइम। ये एंजाइम की प्रेजेंस में टायरोसिन का फॉर्मेशन होता है। टायरोसिन मीन्स व्हाट, अगर हम लोग टायरोसिन का भी स्ट्रक्चर देखें बाकी चीज़ें बिल्कुल सेम होंगी जैसा फिनाइल एलेनिन था, but the only difference will be what, the addition of hydroxyl group to this benzyl ring। ठीक, तो यहाँ पे इसीलिए हमने इसको और क्या नाम दे सकते हैं, पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल एलेनिन, राइट। और इस रिएक्शन में अगर हम देखें तो ये ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट करता है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम जो है, और वो यहाँ पे क्या कर रहा है, अगर हम देखें तो ये ऑक्सीजन इस रिएक्शन के दौरान एक ऑक्सीजन जो है वो इन्वॉल्व हो गया ये पैरा है हाइड्रोक्सी मॉलिक्यूल ये बनाने में, और एक ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो रहा है वाटर के फॉर्मेशन में। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट बात दिमाग में रखने वाली ये है कि इस फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम को काम करने के लिए टेट्राहाइड्रोप्टेरिन की ज़रूरत होती है। ठीक है, ये टेट्राहाइड्रोप्टेरिन क्या करता है कि ये इसको रिडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल हो रहा है, तभी आप देख रहे हैं वाटर बन रहा है और यहाँ पे भी H जुड़ रहा है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जब टेट्राहाइड्रोप्टेरिन इन्वॉल्व होगा, क्योंकि दो H इसके इन्वॉल्व हो गए इन द रिस्पेक्टिव रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ दिस एंजाइम, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, डाईहाइड्रोप्टेरिन में। ठीक है, तो टेट्राहाइड्रोप्टेरिन इज converted to dihydropterin during this reaction because this enzyme is dependent on tetrahydropterin। अब आप समझ गए होंगे, जब ये एंजाइम टेट्राहाइड्रोप्टेरिन पे डिपेंडेंट है तो जाहिर सी बात है नेक्स्ट टाइम जब फिर से फिनाइल एलेनिन आएगा तो ये प्रेजेंट होना चाहिए, पर अभी हम लोगों ने देखा है वो तो BH2 में कन्वर्ट हो गया है। तो BH2 को फिर से BH4 में रेगुलरली लाने के लिए कौन एंजाइम रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, डाईहाइड्रोप्टेरिन रिडक्टेज, यानी रिडक्टेज यहाँ पे भी दिख रहा है, यानी कि दो हाइड्रोजन इसको अपने वापस चाहिए। तो ये रिडक्टेज एंजाइम कहीं ना कहीं से H को तो एडजस्ट कर रहा होगा, तो वो कहाँ से कर रहा है, एक्चुअली ये एंजाइम क्या कर रहा है, NADPH से H ले रहा है और खुद को किस में कन्वर्ट कर दिया, NADP में कन्वर्ट कर दे रहा है, और इन द प्रेजेंस ऑफ विच एंजाइम, डाईहाइड्रोप्टेरिन रिडक्टेज। तो ये क्या कर रहा है, ये से H ले रहा है और इसको रिडक्शन में प्रोसीड कर रहा है, BH2 को BH4 में रिड्यूस कर रहा है। ठीक है,
दूसरी चीज अगर हम लोग देखें, जो फिनाइल एलिनीन है वो एक क्या है, एसेंशियल अमाइनो एसिड की कैटेगरी में आता है, यानी उसको आप अपनी डाइट में लेते हैं, और जब आप डाइट में लेते हैं जाहिर सी बात है फिर ये क्या हो गया, एसेंशियल अमाइनो एसिड हो गया। और फिनाइल एलिनीन से टायरोसिन बन रहा है, यानी ये एक तरह का नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है। क्यों? क्योंकि इसको आपको डायरेक्टली डाइट में नहीं लेना पड़ रहा है, वो फिनाइल एलिनीन से, यानी बॉडी हमारे हेपेटिक एंजाइम की प्रेजेंस में टायरोसिन बना सकती है, तो ये तो फिर नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड हो गया। बट द पॉइंट इज दैट कि अगर इन केस ये एंजाइम अगर खराब हो जाता है, अगर ये एंजाइम खराब हो जाता है तो क्या होगा, फिनाइल एलिनीन बनेगा नहीं, और टायरोसिन फिर आपको क्या लेना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा आपको अपनी डाइट में। क्यों? क्योंकि टायरोसिन के बाद जो टायरोसिन जब फर्दर मेटाबॉलाइज करता है तो वो बहुत सारे इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स बनाता है, जैसे कि डोपामीन है, नॉरएपिनेफ्रिन है, एपिनेफ्रिन है, मिलानिन पिगमेंट है, ये सारे प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करता है, तो वो तो हो नहीं पाएगा। तो तब फिर क्या हो जाएगा, इन दैट केस जब फिनाइल एलिनीन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम डिफिशिएंट हो जाता है, इन दैट केस टायरोसिन अमाइनो एसिड बिकम एसेंशियल। ठीक है, तो ये एसेंशियल और नॉन एसेंशियल का कॉन्सेप्ट फिनाइल एलिनीन और टायरोसिन के उसमें आपको रिगार्ड में याद रखना है। ठीक है, ओके फाइन। तो अब क्या होता है, जब ये एंजाइम खराब होगा तो हमें और क्या देखने को मिलेगा, जो फिनाइल एलिनीन है, अब अगर आप डाइट में ले रहे हैं, अब वो आपका जो ये एंजाइम है किसी पेशेंट में, वो तो म्यूटेट हो चुका है उसका जीन, जिसकी वजह से ये एंजाइम खराब हो चुका है। तो इस वजह से अभी क्या होगा कि जो फिनाइल एलिनीन है वो टायरोसिन में मेटाबोलाइज तो नहीं होगा, वो अलग टॉक्सिक प्रोडक्ट्स में इन्वॉल्व होने लगेगा, जिनको हम कहते हैं फिनाइल कीटोन्स। ठीक, और ये फिनाइल कीटोन्स का क्या होगा, एक्यूमुलेशन होने लगेगा। अगर डाइट में फिनाइल एलिनीन का प्रॉपर कंट्रोल नहीं किया गया, कंजम्पशन बरकरार रखा गया, तो जाहिर सी बात है वो टायरोसिन में मेटाबोलाइज नहीं हो रहा है, फिनाइल कीटोन्स का फॉर्मेशन होगा, और ये फिनाइल कीटोन्स जो है एक्यूमुलेट होने लगेंगे, और वो क्या डिजीज आ जाएगी, फिनाइल कीटोन्यूरिया, जिसको आप PKU नाम से भी जानते हैं। तो फिनाइल कीट आई होप अब यहाँ पे हम लोग एक पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन बहुत क्लियरली दिया हुआ है, जहाँ पे हमें साफ दिख रहा है कि फिनाइल एलिनीन जो है फर्दर मेटाबोलाइज होके एल टायरोसिन, डोपामीन, नॉरएपिनेफ्रिन, इस तरह के जो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स या प्रोडक्ट्स को बना रहा है। और साथ ही में अगर देखिए, अगर वो खराब हो जाएगा, यहाँ पे पाया जाने वाला एंजाइम फिनाइल एलिनीन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम अगर खराब हो गया, फिनाइल कीटोन्स बन रहा है, तो फिनाइल कीटोन्स कौन कौन से फिनाइल कीटोन्स, यानी फिनाइल एसीटेट, फिनाइल पायरुवेट एंड फिनाइल लैक्टेट जो है वो बॉडी में एक्यूमुलेट होते हैं, और जिसकी वजह से फिनाइल कीटोन्यूरिया होता है, विच रिजल्ट्स इन मेंटल रिटार्डेशन। राइट, तो दिस इज अ पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग द फिनाइल एलिनीन। और फिनाइल एलिनीन के बारे में अगर हम देखें तो फिनाइल एलिनीन जो है वो एक तरीके से न्यूरोमॉड्यूलेटर की तरह भी इस्तेमाल होता है, क्योंकि उसके जो और भी प्रोडक्ट्स जो उससे बनते हैं, फिनाइल एथिलामीन, तो कुछ लोग जो है फिनाइल एलिनीन को या कुछ टैबलेट्स में ये एंटी डिप्रेसेंट की तरह भी दिया जाता है। मतलब उनकी बात हम नहीं कर रहे जिनको PKU हुआ है, मतलब एक नॉर्मल अगर भाई जहाँ पे डिप्रेशन से इंसान जूझ रहा है तो वहाँ पे एंटी डिप्रेसेंट की तरह टैबलेट्स में ये कंपोनेंट भी होता है, और ये जो है फिनाइल इथैलेमीन का फॉर्मेशन करता है, जो कि एक न्यूरोमॉड्यूलेटर की तरह काम करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि कुछ लोग जो है आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज करते हैं, ब्रांड नेम जो होता है इक्वल और न्यूट्रास्वीट नाम से, ये ब्रांड नेम है, जो कि एस्पार्टेम। तो एस्पार्टेम एक तरह से आर्टिफिशियल स्वीटनर है, इस नाम से बेचा जाता है, और ये एक्चुअली में अगर किसी को PKU है और वो ये एस्पार्टेम ले रहा है, तो क्या होगा कि ये जो एस्पार्टेम है वो मेटाबोलाइज होता है इन मेजर 3 कंपोनेंट में, डाइकीटोपिप्राजीन एंड एस्पार्टिल फिनाइलएलेनीन और फिनाइलएलेनीन, इसमें मेटाबोलाइज होता है। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि फिनाइल एलिनीन बन रहा है, तो फिनाइल एलिनीन अगर एस्पार्टेम कोई कंज्यूम कर रहा है और उसका एंजाइम
फिनाइलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज जो है वो डिफिशिएंट है या बेकार हो चुका है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, फिनाइलएलेनिन बनेगा और ये फिनाइलएलेनिन टायरोसिन में नॉर्मली मेटाबोलाइज नहीं हो पाएगा। ये नहीं हो पाएगा तो अगेन क्या फॉर्मेशन होगा, फिनाइल कीटोन्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, फिनाइल कीटोन्स का फॉर्मेशन होगा तो उसकी सफरिंग और ज़्यादा होगी एंड PKU अगेन। ठीक, और यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि एक्चुअली में जो नॉर्मल लेवल होता है फिनाइलएलेनिन का वो इट इज़ 1 मिलीग्राम, बट इन PQ जो है वो लेवल जो है इतना बढ़ जाता है। इसीलिए ये सलाह दी जाती है कि अगर ये शुरू में ही तुरंत ही डायग्नोस अब तो कर लिया जाता है, तो उस केस में ऐसे पर्सनस को ऐसे किसी भी तरीके के आर्टिफिशियल स्वीटनर या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो कि मेटाबोलाइज होकर फिनाइलएलेनिन बना रहा है या डाइट में फिनाइलएलेनिन का कंजम्पशन है वो उसको कम किया जाना चाहिए। इसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं फेरिक क्लोराइड टेस्ट से, जो कि ग्रीन कलर का देता है, राइट। और एक गुथरी टेस्ट होता है जिसमें बैक्टीरिया के इस्तेमाल से एक बायोएसे किया जाता है। तो ये थोड़ा सा आप दिमाग में रख सकते हैं। बाकी तो खैर ये दीज थिंग्स आर मेन इम्पॉर्टेंट। अब यहाँ पे एक और सवाल आता है कि प्रेगनेंसी इशू, इफ अ क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द प्रेग्नेंट लेडी, कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है और उसमें क्या चांसेस है कि जो बेबी है उसको ये इशू PKU का हो सकता है। अगर आप देखें तो PKU क्या है, PKU एक रेसेसिव डिजीज़ है, राइट। तो ज़रूरी नहीं कि वो कैरी ऑन करे या इनहेरिटेड हो उस बेबी में, बट द पॉइंट इज़ कि सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो फिनाइल कीटोन्स हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये जो फिनाइल कीटोन्स हैं ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकते हैं, दे कैन क्रॉस द प्लेसेंटा। तो क्या होगा, प्लेसेंटा क्रॉस कर सकते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो बेबी है वो PKU से सफ़र होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए ऐसी लेडी जिसको कि PKU है तो उसको बहुत ज़्यादा 4-5 महीने से पहले व्हेन शी इज़ प्लानिंग फॉर अ प्रेगनेंसी तो उसको बहुत ध्यान रखना होगा कि वो ऐसे डाइट को ना ले। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट, यू कैन से अ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दैट माइट बी आस्क्ड इन द क्वेश्चन। ठीक है, सो मूविंग अहेड, टायरोसिन में अगर हम लोग देखें तो हम लोग बात कर चुके हैं, टायरोसिन में बस लास्ट में हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है तो जाहिर सी बात है इट कैन ईजिली इंटरैक्ट विद द वाटर, हाइड्रोफिलिसिटी ये दिखा सकता है। और फिर हमें क्या दिख सकता है कि ये पोलर अमाइनो एसिड की कैटेगरी में हम इसको डाल सकते हैं। ठीक, और ये किससे रिजम्बल करता है, फिनाइलएलेनिन से। किसका हाइड्रोक्सिलेटेड वर्जन है, फिनाइलएलेनिन का हाइड्रोक्सिलेटेड वर्जन है। तो ये सिर्फ हमें डायग्राम से ही दिख रहा है। लेस हाइड्रोफोबिक है, इजीली फॉस्फोराइलेट हो सकता है। तो इजीली फॉस्फोराइलेशन में अब आप लोग के पास 3 नाम आ चुके हैं, कौन से, सेरीन, थ्रियोनिन एंड टायरोसिन। तो serine, threonine, tyrosine are the 3 amino acid which can be easily phosphorylated and dephosphorylated. ठीक, और इसमें टायरोसिन जो है बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है एक ऐसा कंपोनेंट बनाने में जिसको हम डोपा कहते हैं। और ये डोपा कंपोनेंट जो है वो फर्दर जो है मेलानिन पिगमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, डोपामीन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसका पूरा नाम 3,4-डाईहाइड्रोक्सी फिनाइलएलेनिन है, राइट। और हाइड्रोक्सिलेशन के बाद जो है टायरोसिन के हाइड्रोक्सिलेशन के बाद डोपा का फॉर्मेशन होता है। टायरोसिन का अगर आयोडाइनेशन हो, क्योंकि देखिए टायरोसिन से थायरोक्सिन हार्मोन बनना ये एक पूरा रिएक्टिव प्रोसेस है, तो पर इतना ध्यान में रख, तो वहाँ पे पहले आयोडीन को एक्टिवेट किया जाता है एंड समथिंग लाइक दिस। तो हम लोग को उस पर तो उतनी बात करनी नहीं है, इतना ज़रूर ध्यान में रखना है कि आयोडाइनेशन रिजल्ट्स इन थायरोक्सिन एंड ऑक्सीडेशन रिजल्ट्स इन मेलानिन, राइट, एंड हाइड्रोक्सिलेशन रिजल्ट इन डोपा फॉर्मेशन। So these are the crux points that you should keep in mind. Okay, तो moving ahead, अब हम लोग बात कर रहे हैं, देखिए कि फिनाइलएलेनिन, हम लोग ने इस पर पूरी चर्चा कर ली। फिनाइलएलेनिन किस तरीके से इस एंजाइम की प्रेजेंस में और उनको डाइहाइड्रोप्टेरिन और टेट्राहाइड्रोप्टेरिन डिपेंडेंट एंजाइम की प्रेजेंस में इस तरह का फॉर्मेशन होता है और प्रॉब्लम होने पे PKU का
PKU डिफेक्ट हो सकता है, दैट डिजीज कैन बी कॉज्ड। अब टायरोसिन की बात कर रहे हैं क्योंकि हम लोग टायरोसिन शुरू कर चुके हैं। तो टायरोसिन में अगर हम देखें तो टायरोसिन ट्रांसएमिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या बनता है, पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसएमिनेज यानी ट्रांसएमिनेशन, यानी कि टायरोसिन का जो अमीनो ग्रुप है वो क्या हो रहा है, वो कहीं ट्रांसफर किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो इसका NH3+ ग्रुप होगा वो किसको दिया जा रहा है, ज़्यादातर हमने कल भी बात की थी ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन में या डीएमिनेशन, जिसकी भी आप बात कर रहे हैं, अगर ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन हो रहा है यानी कि अमीनो ग्रुप किसी को ट्रांसफर किया जा रहा है, तो वो जाहिर सी बात है कौन एक्सेप्ट करेगा, कीटो एसिड। और जब हम जो कीटो एसिड एक्सेप्ट करके खुद क्या बना लेगा, कोई ना कोई अमाइनो एसिड बना लेगा। इस चीज़ को अगर समझ जाएंगे तो बाद में आने वाले जो मेटाबॉलिक पाथवे वो खुद ब खुद फिर आपको मेमोराइज नहीं करना होता, सिर्फ एंजाइम की मदद से आप बता सकते हैं कि वहाँ पे किस प्रकार का रिएक्शन पॉसिबली हो रहा है। तो ये यहाँ पे आया अल्फा कीटोग्लूटरेट ने जब अमोनिया एक्सेप्ट किया तो ये क्या बन गया, ग्लूटामेट। ग्लूटामेट इज अमाइनो एसिड। फिर ग्लूटामेट हम लोग ने देखा है, ग्लूटामेट फिर भी और भी रिएक्शन करके वो यूरिया साइकिल में पार्टिसिपेट करके अमोनिया को वो कर सकता है। तो यहाँ पे आप ये भी बात को ध्यान में रख सकते हैं। और इस प्रोसेस में पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट की ज़रूरत होती है जब इस तरह का ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन हो रहा होता है, विच इज़ PLP। थोड़ा सा हम लोग एंजाइम में और इसके बारे में देख लिया जाएगा, ठीक है। सो अब यहाँ पे हम लोग एक और बात जोड़ते हैं कि अगर इस एंजाइम में डिफेक्ट हो तो टायरोसिनेमिया टाइप 2 डिजीज होती है, ठीक है। टायरोसिनेमिया टाइप 2 डिजीज होती है। नेक्स्ट, अब हम लोग एक साथ एक पूरा, क्योंकि इनबॉर्न एरर मेटाबॉलिज्म पे क्वेश्चंस आते हैं, राइट, अलग अलग तरह से आ सकते हैं, तो थोड़ा सा आपके दिमाग में अगर रिएक्शंस आप अच्छे से देख लेंगे तो आपको क्लियरिटी और बेहतर हो जाएगी। तो ये हम लोग यहाँ पे इस ये फिनाइल एलेनिन क्या दिखा रहा है, ये रिएक्शन ये दिखा रहा है कि ये क्या बन रहा है, दिस इज अ काइंड ऑफ, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये फिनाइल कीटोन है, ठीक है। यानी कि ये एबनॉर्मल रिएक्शंस दिखा रहा है कि अगर ये प्रॉब्लम हो गया तो ये वाला पाथवे होगा और फिर इट विल लीड टू फिनाइल कीटोन्यूरिया, ठीक, राइट। तो यहाँ पे भी इसको रिप्रेजेंट किया गया है कि अगर ये एंजाइम खराब हो गया तो पाथवे इस तरह से जाएगा। तो इस केस में जब ये एंजाइम खराब हो जाएगा तो कौन सी डिजीज है, फिनाइल कीटोन्यूरिया। और अगर नॉर्मल हो रहा है तो टायरोसिन बन रहा है, पर टायरोसिन के बाद इस एंजाइम की प्रेजेंस में पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुविक एसिड बन रहा है, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, जिसमें PLP भी पार्टिसिपेट कर रहा है। और अगर ये खराब हुआ तो टायरोसिनेमिया टाइप 2 डिजीज होगी। और अगर पैरा और इसके बाद का रिएक्शन क्या है, पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुविक एसिड, मतलब सीधे यही पूरा नाम है, उसके बाद ऑक्सीडेज एंजाइम, ठीक है। ऑक्सीडेज एंजाइम की इसलिए कभी कभी सिर्फ ये भी मेंशन किया जा सकता है। तो ऑक्सीडेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या बन रहा है, होमोजेंटेसिक एसिड बन रहा है। और अगर ये एंजाइम में प्रॉब्लम आ जाए तो क्या कॉज हो सकता है, नियोनेटल टायरोसिनेमिया, ठीक है। अब ये एक हम लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट आ गया, राइट, जिस पे क्वेश्चंस आते हैं, आप लोगों को पता होगा PKU और एल्केप्टोन्यूरिया, ठीक है। ये जो है डिजीज काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो होमोजेंटेसिक एसिड जो है, होमोजेंटेसिक एसिड ऑक्सीडेज या होमोजेंटिसेट की प्रेजेंस में 4 मेलाइल एसिटोएसिटिक एसिड बनाता है। पर अगर ये प्रॉब्लम अगर डिफिशिएंट हो जाए तो क्या होगा, द पर्सन विल सफर फ्रॉम एल्केप्टोन्यूरिया विच इज ऑल्सो टर्म्ड एज AQ और ऑल्सो टर्म्ड एज ब्लैक यूरिन डिजीज। इसका मतलब क्या है, ब्लैक यूरिन डिजीज का मतलब इफ अ पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम एल्केप्टोन्यूरिया यूरिनेट, तो उसका जो यूरिन है वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, ब्लैक कलर का हो जाएगा। अब इससे एक क्वेश्चन अराइज हो सकता, अगर इफ अ पर्सन इज यूरिनेटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ CO2
तो क्या ब्लैक कलर में चेंज होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो चेंज हो रहा है वो किस एनवायरनमेंट में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये चीज़ हो रही है कि जो यूरिन है वो ब्लैक कलर का हो जाता है। एंड और इसका जो क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जैसे ही ये एंजाइम खराब होगा तो ये जो होमोजेनेटिक एसिड है ये एबनॉर्मल प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देगा, जिसको हम कहते हैं एल्केप्टोन्स। जैसे इसमें फिनाइल कीटोन्स, इसमें हम कहते हैं एल्केप्टोन्स, ठीक, जो कि टॉक्सिक प्रोडक्ट होंगे। एक्यूमुलेशन शुरू हो जाता है तो इसमें तमाम कार्टिलेज में प्रॉब्लम होती है, तो ऑस्टियोजेनेसिस इश्यूज हो सकते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम जनरेट हो जाती है, राइट। तो ये है अल्केप्टोन्यूरिया के बारे में, ठीक। तो अब ये जो मेलाइल एसिटोएसिटिक एसिड है ये क्या करता है कि ये मेलाइल एसिटेट आइसोमरेज एंजाइम क्या बना रहा है? फ्यूमेरिल एसिटोएसिटिक एसिड बना रहा है, क्लियर। अब यहाँ पे आप ये देख लीजिए दो चीजें प्लीज कि ये क्या है? आइसोमरेज एंजाइम है, बाकी नाम तो ये हमें कॉन्सेंट्रेट इस पे करना है। मेलाइल एसिटोएसिटेट आइसोमरेज वर्ड जोड़ दिया। यहाँ पे क्या है? फ्यूमेरिल एसिटोएसिटिक एसिड, और ये रिएक्शन आगे किसकी एंजाइम की मदद से बढ़ रहा है? फ्यूमेरिल एसिटोएसिटेट हाइड्रोलेज। यहाँ पे क्या है? हाइड्रोलेज। तो थोड़ा ये सब वर्ड पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट ज्यादा करिएगा। तो अब यहाँ पे बात ये की जा रही है कि मेलाइल एसिटोएसिटिक एसिड आइसोमेरेज एंजाइम की प्रेजेंस में फ्यूमेरिल एसिटोएसिटिक एसिड बना रहा है, और ये फर्दर हाइड्रोलेज एंजाइम, नाम से ही पता चल रहा है हाइड्रोलेज एंजाइम दो कंपोनेंट में ये इस प्रोडक्ट को, इस रिएक्टेंट को तोड़ के दो प्रोडक्ट बना रहा है, विच इज फ्यूमेरिक एसिड एंड विच इज एसिटोएसिटिक एसिड, ठीक। और ये फ्यूमेरिल, ये नॉर्मल प्रोसेस हम बता रहे हैं। तो पर अगर ये एंजाइम खराब हो जाए या ये एंजाइम डिफेक्ट हो जाए इस एंजाइम में, हाइड्रोलेज एंड आइसोमेरेज एंजाइम में, तो टायरोसिनेमिया टाइप 1 डिजीज होती है, ठीक है। ये सभी एक तरह से क्या है? इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म जेनेटिक डिजीज हैं, राइट। और अभी हम फिर नॉर्मल पाथवे की वैसे बात करें तो फिनाइलएलिनिन से टायरोसिन, देन दिस प्रोडक्ट, अगर सभी एंजाइम नॉर्मली काम कर रहे हैं, अब आपको भी क्या देखना है? अगर सब एंजाइम नॉर्मली काम कर रहे हैं तो हमें लास्ट प्रोडक्ट क्या दिख रहा है? जैसे ऐसे ये भी याद आप रख सकते हैं, लास्ट प्रोडक्ट क्या दिख रहा है? फ्यूमेरिक एसिड एंड एसिटोएसिटिक एसिड। प्लीज अब मेरी इस बात को सही तरीके से लेना है। फ्यूमेरिक एसिड, एसिटोएसिटिक एसिड, पर बाद में साइकिल्स यहीं तो एंड होगी नहीं। फ्यूमेरिक एसिड फर्दर किसको ज्वाइन कर सकता है? टीसीए साइकिल को। एसिटोएसिटिक भी टीसीए साइकिल को ज्वाइन कर सकता है, और ये जो है बेसिकली ग्लूकोज या फैट के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आप देख रहे हैं कि ये जो भाई ये एसिटोएसिटिक एसिड क्या है? एक तरह का कीटोन है, और ये क्या है? ये फ्यूमेरिक एसिड फर्दर टीसीए और क्या ग्लूकोज में भी पार्टिसिपेट कर सकता है, ग्लूकोज के फॉर्मेशन में। तो अब हम लोग ने यहाँ पे ये भी बात को सीख लिया कि अच्छा, जो हम लोग और क्लासिफिकेशन जो करते हैं ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि ये जो है टायरोसिन क्या है? ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक अमाइनो एसिड की कैटेगरी में दोनों ही को ये बना रहा है, ठीक है। ओके, तो अभी यहां तक चीज क्लियर है, ठीक है। तो चलिए, ओके, आई होप आप लोग कर लेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फिनाइलएलिनिन तक तो हम लोग पहुंच गए, फिनाइलएलिनिन भी देख लिया हम लोगों ने, टायरोसिन भी। अब सबसे बड़ी बात आपको यहाँ पे एक चीज समझ में आ गई होगी कि जो फिनाइलएलिनिन है, अच्छी चीज तो ये भी है ना, फिनाइलएलिनिन और टायरोसिन का मेटाबॉलिज्म एक तरह से साथ साथ चल रहा है, ठीक है। अगर फिनाइलएलिनिन आप लेना कम कर देंगे तो भाई इन सब पे प्रभाव पड़ेगा, या टायरोसिन है तो। हालांकि एक चीज और है कि ऐसा नहीं है, और भी पाथवेज से ये हमारे हार्मोन्स बन सकते हैं, डोपामीन, ये नॉरएपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन, थायरोक्सिन, ये सब बन सकते हैं। बट यस, दिस इज ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट पाथवे, और मेलानिन के लिए तो खासतौर से ये ज़रूरी हो जाता है। तो खैर, हम लोग अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए, टायरोसिन जो है क्या मेजर प्रोडक्ट्स जो बना रहा है वो क्या है? मेलानिन, डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन एंड T3 T4। ये एकदम याद होना चाहिए। इन सभी को हम लोग साथ में क्या बोलते हैं?
कैटेकोलामीन, ठीक है, इन तीनों को साथ में बोलते हैं कैटेकोलामीन प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो मेलानिन मेनली प्रेजेंट इन हेयर, स्किन, और डोपामीन जो है सीएनएस में रोल प्ले कर रहा है। नॉर एपिनेफ्रिन कहाँ से रिलीज हो रहा है? एड्रिनल मेड्यूला से, एंड दिस यू नो वेरी वेल थायराइड ग्लैंड, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा एक करके उसी को जो है हम लोगों ने वहाँ पे ये चीज़ मेंशन नहीं थी, बट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जो फिनाइल एलिनीन है वो क्या बना रहा है? वो बना रहा है टायरोसिन के बाद हम लोगों ने अभी जो देखा था स्ट्रेट हम लोग गए थे, एक ऐसे पाथवे रिएक्शन जा रहा था, और ये एक और एंजाइम काम करता है टायरोसिन में, टायरोसिनेज। अब देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो क्या हो गया, एक तो यहाँ हम लोगों ने क्या देखा कि हाँ फिनाइल एलिनीन हाइड्रोक्सिलेज, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें पूछी जा चुकी हैं। दूसरा क्या है हम लोगों ने देखा, होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज, राइट, ये वाला एंजाइम, इसके डेफिशिएंट की वजह से PKU, इसके डेफिशिएंट की वजह से AKU, और टायरोसिनेज की वजह से क्या होगा? एल्बिनिज्म, ठीक है। एल्बिनिज्म क्यों होगा? अगर इसका मतलब ये समझ, टायरोसिनेज अगर खराब हो जाएगा तो एल्बिनिज्म, क्यों? क्योंकि मेलानिन पिगमेंट का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो उससे क्या होगा? मेलानिन तो भाई जो बॉडी का जो एक ग्रेइश कलर होता है उसको देने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो नहीं फॉर्म होगा। तो जाहिर सी बात है कि जो पेशेंट होगा वो कैसा सफ़र करेगा? एल्बिनिज्म होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिखा है कि टायरोसिनेज विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ डोपा, ऑल्सो टर्म्ड एज एल डोपा, पूरा नाम ऊपर दिया हुआ है। और एल डोपा जो है और भी फर्दर यहाँ पे मेंशन है, और आगे हम लोग देखेंगे और फर्दर प्रोसेस से डोपामीन और ये सारी चीज़ों को बनाता है। पर आगे विद द फर्दर, अब यहाँ पे मैंने कई रिएक्शंस नहीं हम लोगों को देखने भी नहीं है, हम लोगों को आते हैं, बट दिमाग में इतना रखना है कि ऐसा नहीं कि डोपा से सीधे मेलानिन बन गया, बट यहाँ पे कुछ इंटरमीडिएट और रिएक्टिव रिएक्शन सीरीज चलती है और फिर मेलानिन पिगमेंट का फॉर्मेशन होता है। तो ये डायग्राम ये बता रहा है। हाँ ठीक है, कुछ लोगों को देखिए क्वेश्चन भी याद है, यस, तो ये इसलिए इतना इम्पॉर्टेंट है ना। तो हम लोग क्वेश्चन भी देखा जाएगा, ठीक है। अब जो हम लोगों ने ये वाला रिएक्शन है ना, जो हमने बोला कि ये ऐसे सीधे तो हम लोग का डोपामीन और ये सब भी बनता है, तो थोड़ा मैंने स्प्लिट ऑफ कर दिया है रिएक्शन ताकि आपको बहुत ही हैफाज़त जैसा ना लगे। तो अब क्या है, टायरोसिन जो है, टायरोसिन हाइड्रोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में, ठीक। अब ये एंजाइम आपको याद नहीं करने हैं, बस जहाँ पे आपको ज़्यादा दिमाग थोड़ा सा लगाना है वो अभी हम डिस्कस करेंगे, वो वैसे ही याद हो जाएगा, ठीक है। तो टायरोसिन हाइड्रोलेज की प्रेजेंस में ये डोपा बनता है, ठीक। जो डोपा है, डोपा डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में डोपामीन बना रहा है। अब बच्चों ये वाला फिर से ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब सबसे बड़ी बात है ना, आई एम वेरी श्योर कि आप बात और समझने के तरीके में ही आप समझ जाएंगे कि हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि डोपामीन एक तरीके से क्या है भाई, न्यूरोट्रांसमीटर की तरह बिहेव कर रहा है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये कह सकते हैं न्यूरोट्रांसमीटर है। तो ये जो डोपा डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में डोपामीन बनता है। तो डी कार्बोक्सिलेज मीन्स कार्बन एक CO2 का हटना या रिलीज होना। अब यहाँ पे ये दिखाया गया है, यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, जहाँ चीज़ थोड़ी इंटरेस्टिंग होगी वे वैसे ही याद हो जाएगा। तो यहाँ पे जो डोपा डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम है, ये एंजाइम आपके न्यूरॉन में भी प्रेजेंट होता है और प्लाज्मा में भी प्रेजेंट होता है। तो कहाँ हमने बोला न्यूरॉन्स में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, न्यूरॉन्स में भी और आपके प्लाज्मा में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। प्लाज्मा के थ्रू इसका रोल कहाँ होता है, GIT ये पहुंचना, और कहाँ, किडनी में, ठीक। तो अब आप देखिए यहाँ पे कि ये जो इस और कौन से न्यूरॉन्स में प्रेजेंट होता है, यहाँ पे नाम क्या लिखा है, डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स। आपको फिर क्या लॉजिक लगानी, अच्छा ये वो न्यूरॉन्स हैं जिनमें कि
डोपा डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम प्रेजेंट होगा, डोपा डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम प्रेजेंट होगा और ये जरूर डोपा से डोपामीन बना रहा है और ये न्यूरॉन फिर अपना काम कर रहे हैं फर्दर इन ट्रांसफरिंग द सिग्नल। ठीक, तो ये इसलिए ये डोपामिनर्जिक न्यूरॉन कहा जा रहा है। और सिमिलरली इन द जीआईटी एंड किडनी ट्रैक वो अपना वहाँ रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पे हम लोग अभी फोकस नहीं होंगे, थोड़ा थोड़ा ही करके समझेंगे। तो अब क्वेश्चन ये होता है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि अब जैसे यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन प्लॉट करते हैं, जैसे एक बड़ी फेमस डिजीज है विच इज द पार्किंसन डिजीज। पार्किंसन डिजीज में अगर आप लोगों को पता हो तो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन ही क्या हो जाता है, उसमें प्रॉब्लम हो जाती है, इसी में प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन काम नहीं कर रहे हैं तो ऐसा क्या किया जाए कि वो भाई डोपामिन का फॉर्मेशन में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, अब आपके पास दो रास्ते हैं। पार्किंसन में क्या दिया गया इनको, आप क्या दिमाग लगा सकते हैं कि ऐसे पर्सन में अगर डोपामिन की वजह से प्रॉब्लम हो रही है तो ऐसे पर्सन को क्यों ना हम क्या दे दें, डोपामीन दे दें। डोपामीन दे दिया तो डोपामीन जैसे ही देंगे तो डोपामीन आप देंगे तो वो प्लाज्मा के थ्रू यहाँ भी काम करने लगेगा और यहाँ ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम है वो अपना काम करके आपको डोपामीन उस पर्सन को बना रहा है, तो यहाँ ज़रूरत ही नहीं है। तो एक्स्ट्रा आप देंगे तो डायरिया और ये सारे फालतू के सिम्टम्स आने लगेंगे। क्लियर? तो उसके बाद जो है अभी हम लोग ने देखा कि अब ये जो डोपामीन है, अब फिर दूसरा केस क्या हो सकता है, तो ये भाई आप नहीं दीजिए। नेक्स्ट केस हो सकता है एल डोपा। तो पहले एल डोपा ही दिया जाता था। ठीक है, एल डोपा दिया गया और उसके बाद अगर वहाँ के जो टी कार्बोक्सिलेज एंजाइम है वो काम करे और डोपामीन का फॉर्मेशन कराएं। ठीक है, क्योंकि जिस तरह की प्रॉब्लम है तो चलो एल डोपा दिया जाए। बट प्रॉब्लम क्या हुई कि जो एल डोपा देने पर भी वही सारी चीज़ थी कि जो एल डोपा है वो एल डोपा यहाँ पे भी फिर वही इफेक्ट कॉज करेगा, यहाँ पे भी डोपामीन बनाएगा, अगेन द सेम प्रॉब्लम। तो इसलिए डोपा, अब ये हम लोग डिटेल उसकी ज़रूरत नहीं है बट जिनको स्टडी करना वो दे सकते हैं। तो ये जो कार्बिडोपा है जब ये दिया गया तो कार्बिडोपा प्लाज्मा में प्रेजेंट होने वाला ये जो एंजाइम है वो यूटिलाइज नहीं कर रहा था। यहाँ पे चीज़ें चली और डोपामीन का फॉर्मेशन और रिजल्ट्स बेटर हुए। तो प्रेफरेबली क्या है, एल डोपा और एल डोपा भी दिया जा सकता है बट मेन क्या है, कार्बिडोपा। तो ये जो चीज़ है ये थोड़ा समझने वाली है और बाद में फिर से इसका नाम आएगा कहीं ना कहीं। ठीक, फिर उसको भी कोरिलेट फिर से किया जाएगा बट अभी यहाँ पर छोड़ रहे हैं कि इतनी चीज़ को दिमाग में रखिएगा। ठीक, सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। डोपामीन फिर हाइड्रोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में नॉरएपिनेफ्रिन बनाता है और ट्रांसमिथाइलेज एंजाइम जो है, क्योंकि इन दोनों में मिथाइल ग्रुप का ही अंतर होता है। ठीक, तो और नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसमिथाइलेज की प्रेजेंस में क्या बना रहा है, एपिनेफ्रिन। तो हमारे ये क्या बन रहे हैं, कैटेकोलामाइन बन रहे हैं। ठीक, तो इस तरीके से ये चीज़ों को ध्यान में रखना है और समझना है। तो यहाँ पे थोड़ी चीज़ें हैं जो दिमाग में रखने वाली है विच इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ठीक, अब आपको यहाँ पे अगर चीज़ें देखनी हो साथ में सारी चीज़ें दी हुई हैं कि हाँ फिनाइल एलेनिन, अब आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं कहाँ कहाँ ब्लॉकेज से, कहीं कहीं यहाँ पे क्या था, ये अगर एंजाइम ख़राब हो जाए तो क्या होगा, न्यूनेटल टायरोसिनेमिया था। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया था, एक यू दिया हुआ है। यहाँ पे एक नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने डोपामीन देखा, नॉरएपिनेफ्रिन, ये जो पूरा प्रोसेस है ये पिछली स्लाइड में हम लोगों ने डिस्कस किया है। बाकी यहाँ पे जो एंजाइम्स कौन यूटिलाइज हो रहे हैं, तो आप पूरा कॉम्बिनेशन में एक इस तरीके का फ्लो चार्ट या रिएक्टिव डायग्राम बना सकते हैं और सारे जो डिजीज़ इंपॉर्टेंट डिजीज़ हैं उनको आप कोड करके दिमाग में रख सकते हैं एंड डू प्रैक्टिस फॉर दैट। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग ट्रिप्टोफैन के ऊपर। तो ट्रिप्टोफैन देख रहे हैं, फिर ट्रिप्टोफैन में इस तरीके का 6 मेंबर और 5 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, राइट।
और ये साइड चेन ध्यान में रहनी चाहिए। ट्रिप्टोफैन हैज़ एन इंडोल रिंग जॉइंट टू अ मिथाइल ग्रुप। ठीक, तो हम यहाँ देख रहे हैं ये जो 6 मेंबर रिंग आपको दिख रही है और 5 ये कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं इंडोल रिंग। तो कौन सा, अब ये सब क्वेश्चंस बहुत ही वैसे लेवल के हैं। तो ये ट्रिप्टोफैन इज अमाइनो एसिड दैट कंटेन्स एन इंडोल रिंग, राइट, one of the which contains a nitrogen atom. The indole group comprises 2 fused rings. वो हम लोगों को अच्छे से दिख रहा है। The nitrogen is not ionizable at biological relevant pH values. अब ये जो चीज़ है ये हम लोग फिर से पीके वाला जब डिस्कशन करेंगे तो वो करा जाएगा कि यहाँ पे NH और इसमें क्या क्या इश्यूज़ हैं या क्या चीज़ें होती हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ हम लोग बार बार बात कर चुके हैं, ये भी लेस हाइड्रोफोबिक होता है, हालांकि NH ग्रुप प्रेजेंट है, बट फिर भी ट्रिप्टोफैन को हम कहाँ रख सकते हैं, नॉन पोलर अमाइनो एसिड की कैटेगरी में रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोगों का जो पॉइंट आता है, ट्रिप्टोफैन इज अ प्रिकर्सर ऑफ ऑक्सिन, सेरोटोनिन, मेलेटोनिन एंड नियासिन। ऑलमोस्ट ये सारे ही नाम कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम्स में आप लोगों को आए हुए हैं कि कौन सा रिस्पेक्टिव जो है अमाइनो एसिड जो है सेरोटोनिन का फॉर्मेशन कर रहा है या मेलेटोनिन का सॉरी, ठीक है। तो मेलेटोनिन जो है वो न्यूरो हार्मोन, न्यूरो ट्रांसमीटर आप समझ रहे हैं, यानी कि सिग्नल ट्रांसमिटिंग प्रोसेस में एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाने के लिए सिग्नल को न्यूरो ट्रांसमीटर कहते हैं। मेलेटोनिन एक तरह का हार्मोन है, न्यूरो हार्मोन है, जो कि स्लीप साइकिल को मेंटेन करता है। आप लोग ने सुना होगा टर्म सर्कैडियन रिदम, तो वहाँ पे पीनियल ग्लैंड में इसका फॉर्मेशन होता है, राइट। बहुत काम हुआ है यहाँ पे, अगर हम लोग देखें तो पीनियल लैबोरेटरी ही पूरी सेटअप है और बहुत सारा काम इस पर होता है, मेलाटोनिन पर। और नियासिन मींस विटामिन B3। डेफिशिएंसी ऑफ ट्रिप्टोफैन जो है वो हार्ट नर्व्स डिजीज़ को रिजल्ट आउट करती है, ठीक, ये एक डिजीज़ का नाम याद रखिएगा। तो और यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं ट्रिप्टोफैन जो है क्या बनाता है। ट्रिप्टोफैन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में मैग्नीशियम, कैल्शियम B6 एंड कैल्शियम B6, फॉलिक एसिड एंड आयरन, ये सारे जो है कंपोनेंट है, ये आपको याद नहीं करना है, बट ये थोड़ा बस देख लीजिए कि हाँ इससे क्या बन रहा है ये। पर ट्रिप्टोफैन हाइड्रोक्सिलेज की प्रेजेंस में क्या हो रहा है, ट्रिप्टोफैन के 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हो रहा है, तो 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन ग्रुप बन रहा है। डीकार्बोक्सिलेशन होने के बाद क्या बन रहा है, सेरोटोनिन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये बस दिखाने का ये 2 रास्ते हैं, या तो एक बार आप रिएक्शन को देख लेते हैं तो कुछ लोगों को याद हो जाता है, कुछ का है कि हाँ ट्रिप्टोफैन जो है सेरोटोनिन, मेलेटोनिन, आप उसको याद कैसे रखना चाहते हैं ये आपके ऊपर है, बट सीइंग अ पाथवे इज लिटरली वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर जैसे कि हम लोगों ने कहा कि कोई भी ये जो मेलेटोनिन है ये एक न्यूरो हार्मोन है, स्लीप साइकिल को गवर्न करता है। तो सेरोटोनिन जो है वो डार्कनेस जब होती है तो उसके बाद वो मेलेटोनिन में कन्वर्ट होता है। कैसे कन्वर्ट होता है, बाय अ मिथाइलेशन प्रोसेस वाया सैम। हम लोगों ने आपको अगर याद हो तो मेथियोनिन में इस नाम को हम लोगों ने लिया था और हमने बोला भी था बहुत बार ये इसका नाम आएगा, एस एडिनोसिल मेथियोनिन। तो ये जो एस एडिनोसिल मेथियोनिन ये जो एक कोफैक्टर की तरह बिहेव कर रहा है, वो क्या कर रहा है कि मिथाइल ग्रुप का एडिशन कर रहा है, ठीक है। ये जो है मिथाइल ग्रुप ऐड किया सैम ने, ठीक। तो ये तो कैसे, क्यों, सैम में क्या प्रेजेंट होता है, मेथियोनिन अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है। और मेथियोनिन का स्ट्रक्चर क्या था, इट वाज लाइक CH2 है ना, ऐसे ही कुछ था, SCH3, ठीक। तो आई थिंक SCH3, तो CH3 जो है वो क्या है, वो आराम से डोनेट कर सकता है। तो यहाँ पे एस एडिनोसिल मेथियोनिन के एक्टिव साइट पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, जिससे कि वो मिथाइल ग्रुप आराम से सेरोटोनिन को डोनेट करता है और ये मिथाइलेशन प्रोसेस जो है वो मेलाटोनिन के फॉर्मेशन में रिजल्ट करता है, ठीक है। हालांकि सेरोटोनिन के बाद एक और यहाँ पाथवे मेंशन किया गया है एसिटाइलेशन का, कि सेरोटोनिन के बाद एनएसिटाइल सेरोटोनिन बनता है, फिर मेलाटोनिन बनता है। तो इसका ये थोड़ा सा एलाबोरेशन है ये वाले रिएक्शन का, ये रिएक्शन,
ठीक है, तो ये वाली चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। डेरिवेटिव होता है ट्रिप्टोफैन का पीनियल ग्लैंड में ये पाए, तो ये भी आप याद रख सकते हैं, ये भी पूछा गया है कहीं। ठीक है, और बाकी स्लीप इंड्यूसिंग मॉलिक्यूल है सर्कैडियम रिदम, तो ये सारी चीज़, ये भी पॉइंट्स आप याद रख सकते हैं। तो कलेक्टिवली यहाँ पे दिया हुआ है फिनाइल एलेनिन और टायरोसिनिया के मेटाबॉलिक प्रोसेस में जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अगर वो डिफेक्टिव हो जाते हैं तो कौन कौन से डिजीज़ हो सकती है। तो ये सभी थोड़े इम्पॉर्टेंट है, आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं और दिमाग में रख सकते हैं। यू कैन प्रैक्टिस दिस ऑल्सो दिस वे।